नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जुलाई 2025 से डीएडीआर 58% हो जाएगा। इसकी घोषणा कब होगी, कब मिलेगा, कौन से महीने के पेंशन से हमें मिलना शुरू हो जाएगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके साथ ही साथ पीएलआई द्वारा पेंशनर के खाते में 68,870 रुपए पुराने पैसे मिल रहे हैं। बहुत सारे पेंशनर्स का हो सकता है ऐसा केस हो, इसको भी समझना जरूरी है, लेकिन ये पेंशनर के लिए नाइंसाफी है। क्यों है वो आगे बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, पीपीओ में पे लेवल को समझें। आपका पे लेवल क्या होना चाहिए, क्या है आपका पीपीओ में, यह समझना जरूरी है। अगर आप समझेंगे, सही कार्रवाई होगा तो आपको भी एरियर मिल सकता है। पे लेवल समझने के बाद पेंशनर को 2,21,454 रुपए का एरियर मिला, वो भी सितंबर के महीने में 3 सितंबर 2025 को खाते में क्रेडिट हुआ है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपका पेंशन 2006 से लेके अभी तक कौन से पीरियड में कितना होना चाहिए वो आपको कैसे पता चलेगा, कौन से पीरियड में पेंशन चेंज हुआ है वो कैसे पता चलेगा, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। अगर सही जानकारी रखेंगे तो आपको भी अगर पुराना गलत भुगतान हुआ है तो उसका रिवाइज किया हुआ एरियर मिल सकता है। ये भी आगे डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए इन्हीं जानकारियों को लेके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जुलाई 2025 से डीएडीआर 58%, इसकी घोषणा और भुगतान कब देखें। दोस्तों, डीएडीआर जुलाई 2025 से बढ़ना ड्यू है। एआईसीपीआई के आंकड़े निकल चुके हैं और आंकड़ों के हिसाब से 58% डीएडीआर होना है, तय है, 100% है। तो ऐसे में अब खबरें निकलेंगी, सितंबर का महीने का पेंशन 58% के हिसाब से आएगा। अभी घोषणा हो गई, कैबिनेट मीटिंग हो गई, लेकिन आप भरोसा ना रखें, क्योंकि दोस्तों दीपावली है लगभग 20-21 अक्टूबर में, और अक्टूबर के शुरू में ही दशहरा है। तो ऐसे में चांसेस ये हैं कि 20 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में डिक्लेरेशन भी होगा और आदेश भी निकल जाएंगे, क्योंकि दीपावली से पहले हमें 3 महीने का एरियर मिल जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर मिल जाएगा और अक्टूबर महीने से बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। सितंबर के महीने में 55% के हिसाब से ही खाते में पेंशन आ जाएगा। ये आप क्लियर होके रहिए। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पीएलआई का पैसा आया खाते में 68,870 वापस किया, मूल पैसा नाइंसाफी है। जी हां दोस्तों, ये पाया गया है कि कई सारे पेंशनर के साथ गलती से पीएलआई का पैसा काटा गया। पेंशनर को बाद में जब पता चलता है, जब वो कार्रवाई करते हैं, तभी वो पैसा वापस आता है। कई सारे पहले भी मैंने ऐसे जानकारियां दी थी कि पीएलआई ने गलती से पैसा काटा। तो ऐसे ही एक पेंशनर के साथ अब 68,870 रुपए वापस हो रहा है, लेकिन ये नाइंसाफी है। क्यों नाइंसाफी है, चलिए डॉक्यूमेंट दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये एक लेटर है, जिस लेटर के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक फौजी पेंशनर सिपाही सुशांत कुमार नाइक जी को यह जानकारी दी है कि आपको हम 68,870 रुपए एरियर के तौर पर वापस कर रहे हैं। ये कैसा पैसा है ये आगे समझाऊंगा, लेकिन ये पैसा इन पेंशनर को मिल तो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। जी हां, बहुत सारे और भी डिफेंस पेंशनर के साथ हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो आप जागरूक बने। बगैर ब्याज के इस पैसे को लेने के बाद चुपचाप ना रहें। देखिए, इन पेंशनर का गलती से पीएलआई द्वारा, पोस्टल विभाग द्वारा 710 रुपए करके पैसा काटा जा रहा था, जो 2011 से 2019 तक काटा गया। देखिए, इतना महीनों तक काटा गया, टोटल 97 महीने काटा गया, और 2011 से 2019 तक ये पैसा काटने के बाद 2019 से 2025 तक अब तक भी पोस्टल डिपार्टमेंट के खाते में ही ये पैसे पड़े रहे। और इन पेंशनर को अभी कितना पैसा वापस किया जा रहा है, 710 इंटू 97 महीने का जितना बन रहा है 68,870 रुपए। ये देखिए, अगर किसी अच्छे स्कीम में 2011 को अगर इन्होंने 710 रुपए करके पैसा जमा किया होता तो 97 महीने में तो वैसे भी पैसे बढ़ जाता। उसके आगे और 2019 से 2025 तक 6-7 साल जब पैसे वहां रह गए तो उसका अलग से ब्याज मिलके कम से कम भी 2-2.5 लाख रुपए पैसे इन पेंशनर को मिल पाते। लेकिन देखिए, अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से पेंशनर को यह जानकारी दी गई है, हम 68,870 रुपए आपको वापस कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। केवल मूल का पैसा दे रहे हैं, 14 साल तक उस पैसे को रख लिया और जितना पैसा लिया उतना ही वापस कर रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। आपके साथ ऐसा होता है तो पैसे, मूल पैसा लेने के बाद फिर लड़ाई नहीं छोड़ना है, इंटरेस्ट भी उसका लेना है, बेनिफिट भी उसका लेना है, मैच्योरिटी बेनिफिट। चलिए अब आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। पीपीओ में पे लेवल को समझें।
आपको एसीपी एमएससीपी मिलने में होगी आसानी। जी हां, आपने अपना पीपीओ तो देखा है, क्या आपका पे लेवल चेक किया है? उसका कितना इंपॉर्टेंस होगा वो आज आगे मैं समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ 3 सितंबर को खाते में आए 2,21,454 रुपए स्पर्श से। जी हां, पेंशनर का मैंने उनका पे लेवल चेक किया और जब गलत पे लेवल पाया तो कार्रवाई हुई। उसके बाद उनके खाते में 2,21,454 रुपए क्रेडिट हुए। ये वाला पैसा जो क्रेडिट हुआ है 3 सितंबर 2025 को क्रेडिट हुए हैं। सबसे पहले तो पेंशनर का मैं वीडियो मैसेज समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि पे लेवल क्या इंपॉर्टेंट रखता है आपका पेंशन में। तो जो पेंशनर, इन पेंशनर का जो वीडियो मैसेज आया उसको पहले देख लीजिए। मैं नायक नागेंद्र कुमार मुझे जो है एमएससीपी नहीं मिल रहा था। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद मैं ज्वाइन किया। जुड़ने के बाद दादू साहब ने, सैनिक पाठशाला ने मुझे गाइडलाइन किया ऐसे क्या करना है। जैसे बताते गए मैं आगे बढ़ता गया और मेरा एमएससीपी एडजस्ट होकर पेंशन वगैरह सब 2,21,454 रुपये खाते में आ गया। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बदले में जो हमें गाइडलाइन मिला, ना कोई मुझे चार्ज देना पड़ा ना कुछ, सब ऐसे ही हुआ, सिर्फ गाइडलाइन करते रहे सैनिक पाठशाला। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी से बोलता हूँ कि जिसको जो भी। तो दोस्तों, जब इन पेंशनर ने अपना पीपीओ मुझे भेजा था तो उनका मैंने पे लेवल ही चेक किया था। पे लेवल चेक करके जब मैंने पाया कि उनका गलत है, उनको एमएससीपी लागू है, तब जाके कार्रवाई होती है और उनको अभी ये एरियर भी मिल जाता है। तो पे लेवल को कैसे चेक करना है वो आगे समझाऊंगा। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि रैंक वाइज पे लेवल अलग अलग होता है। आप अगर सिपाही हैं तो आपका पे लेवल है 303। अगर आप नायक हैं तो आपका पे लेवल 04 है। अगर आप हवलदार हैं तो पे लेवल 05 है। आप अगर नायब सूबेदार हैं या ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं तो पे लेवल 06 है। अगर आप सूबेदार हैं तो 07 है। सूबेदार मेजर के लिए 08 पे लेवल है। अगर आप ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हैं तो पे लेवल 10 होता है और ऑनरेरी कैप्टन है तो पे लेवल 10B होता है। ये तो हो गए नॉर्मली पे लेवल। अब आपको अगर एमएससीपी मिला हुआ है तो इसी पे लेवल से पता चलेगा। आपका रैंक तो सिपाही है, लेकिन अगर आपको पे लेवल 04 लिखा हुआ है पीपीओ में, इसका मतलब आपको नायक का एमएससीपी मिला हुआ है और नायक का ही पेंशन मिल रहा है। साथ ही साथ पेंशन का अमाउंट भी चेक करना है। और मान लीजिए आप हवलदार हैं, आपको एमएससीपी नायब सूबेदार मिला हुआ है, तो आपका पे लेवल कितना होना चाहिए? बताइए कितना होना चाहिए? हवलदार का 05 है तो कितना होना चाहिए? 06 होना चाहिए, क्योंकि एमएससीपी नायब सूबेदार का भी पे लेवल पीपीओ में नायब सूबेदार के बराबर का ही होता है। तो यानी कि आपको एमएससीपी मिला या नहीं मिला, पे लेवल पीपीओ में देखने से पता चल जाता है, चेक करने से पता चल जाता है। तो चलिए, पे लेवल आपका पे स्लिप हो या पेंशन स्लिप हो, कहां पर चेक करना है वो कुछ पीपीओ और मेरा खुद का पे स्लिप दिखा करके आपको समझाना चाहूंगा, उनको देखते हैं। दोस्तों, ये मेरा सर्विस के दौरान का पे स्लिप है। मैं जून 2022 में रिटायर हुआ था। ये मई महीने का पे स्लिप है, मई 2022 महीने का। और इसमें आप देखेंगे तो पे लेवल यहां पर लिखा होता है, ये देखिए। और अगर कोई सर्विस में जो है वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका पे लेवल यहां पर होता है। आपका सही पे लेवल होना जरूरी है, क्योंकि पे लेवल के साथ आपका पेमेंट और पेंशन खास करके बहुत जो है डिपेंड करता है। आगे चलिए, मैं कुछ आपको पीपीओ दिखा के समझाऊंगा कि पे लेवल का क्या महत्व है और कहां पर होता है पे लेवल। अब देखिए, ये एक नायक रैंक के पेंशनर का पीपीओ है जो कि 2010 के रिटायरी हैं। नायक हैं तो इनका पे लेवल कितना होना चाहिए? 04 होना चाहिए। चलिए, पे डिटेल्स में इनका पे लेवल नहीं है। अगर पे डिटेल्स में पे लेवल ना मिले तो नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 में देखिएगा, इनका पे लेवल 05 है। यानी कि इनको हवलदार का रैंक का पेंशन मिल रहा है, इनको एमएससीपी मिला हुआ है। देखिए, आप नायक रैंक के पेंशनर हैं, इनका रैंक नायक लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर पे लेवल 05 है। तो हमने समझना है कि इनको हवलदार का पेंशन मिल रहा है, इसलिए इनका एमएससीपी हवलदार इनको मिला हुआ है। तो पे लेवल आपने यहां पर चेक करना है। एमएससीपी मिले हुए पेंशनर का कहीं भी एमएससीपी हवलदार या एमएससीपी करके लिखा नहीं होता है। तो पे लेवल को देख के ही समझना है कि आपका पे लेवल अगर 1 ग्रेड अप का पे लेवल मिल रहा है तो इसका मतलब आपको हवलदार का पेंशन मिला हुआ है। चलिए, अब दूसरा एक पीपीओ दिखाता हूं आपको। अब ये पीपीओ देखिए, एक सिपाही रैंक के पेंशनर का पीपीओ है, 1977 के रिटायरी हैं।
अब देखिए इनका पे लेवल कहां लिखा है, पे डिटेल्स में नहीं है, इनका पे लेवल नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 में लिखा हुआ है। दोस्तों नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 का मतलब है अगर आप सर्विस में होते तो 1 जनवरी 2016 के डेट में आपका बेसिक पे यानी कि सर्विस के दौरान का पेमेंट कितना होता वो समझाया गया है, यानी कि 7वां पे कमीशन का रिवीजन यहां समझाया गया है। तो देखिए इनका पे लेवल कितना है, 03 है, इसलिए इनको सिपाही का ही पेंशन मिल रहा है, ये समझ में आता है। और एक पीपीओ देखिए, चलिए अब देखिए ये एक हवलदार रैंक के पेंशनर हैं, 2020 के रिटायरी हैं और इनका पे लेवल सीधे पे डिटेल्स में है। ये देखिए पे डिटेल्स में है और पे डिटेल्स में उनका पे लेवल है L05, यानी कि ये हवलदार रैंक से ही रिटायर हुए हैं और अभी भी हवलदार रैंक का ही पेंशन ले रहे हैं। तो आप सबने अभी देखा पे लेवल को इस तरीके से चेक करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप नीचे जो ज्वाइन का बटन है उसको क्लिक कीजिए, एक मिनिमम फीस लगता है, आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको फिर पे लेवल के हिसाब से आपको चेक करके सही मिल रहा है गलत मिल रहा है उसका गाइड करूंगा, गलत मिल रहा है तो आगे कैसे बढ़ना है वो भी आपको गाइड करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी को। 1 जनवरी 2006 से अब तक का पेंशन का विभाजन समझें। जी हां, आपको किस किस पीरियड में कितना पेंशन लागू है वो आपको समझना पड़ेगा। तो कौन से पीरियड में पेंशन का डिफरेंस आया है या पेंशन का परिवर्तन हुआ है वो आपको पहले समझना है। अब मैं समझाता हूं। सबसे पहले जनवरी 2006 से लेकर 30 जून 2009 तक ये है सर्कुलर 568 का पीरियड। उसके आगे होता है जुलाई 2009 से 23 सितंबर 2012 तक, ये होता है सर्कुलर 430 का पीरियड। और 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2014 तक, इस टाइम में भी पेंशन अलग होता है और ये होता है 501 नंबर सर्कुलर। उसके आगे जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक ये होता है OROP 1 का पीरियड और ये होता है सर्कुलर 555 का पीरियड। उसके आगे दोस्तों जनवरी 2016 से जून 2019 तक ये है 7वें पे कमीशन का, OROP 1 में 7वें पे कमीशन लगने के बाद का पेंशन और ये होता है 570 सर्कुलर के हिसाब से। आगे जुलाई 2019 से जून 2024 तक ये होता है सर्कुलर 666 यानी कि OROP 2 का पीरियड। आगे जुलाई 2024 से लेके अभी तक जितना भी पीरियड है वो है OROP 3 का पीरियड, सर्कुलर नंबर 677। आगे और एक चीज समझा दूं, कुछ पेंशनर के लिए जनवरी 2006 से लेके जून 2014 तक शायद पेंशन का अमाउंट एक ही हो, ऐसा भी हो सकता है। जिनके लिए केवल 568 सर्कुलर से ही फायदा हुआ है, आगे 430 या 501 से नहीं हुआ है, तो उनका पेंशन जनवरी 2006 से जून 2014 तक एक ही अमाउंट हो सकता है। तो इस चीज को आप जब समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे आपको सही मिला या गलत मिला। और अगर आप समझ पाएंगे सही मिला या गलत मिला तो आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जब जागरूक पेंशनर कार्रवाई करते हैं तो क्या होता है उसका नमूना एक डॉक्यूमेंट दिखा के आपको समझाना चाहूंगा, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जारी किया गया 25 अगस्त 2025 का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। ये देखिए, जब आपको अपनी पेंशन की जानकारी रहेगी कि किस किस पीरियड में आपका पेंशन कितना होना चाहिए था, तभी आप ग्रीवेंस डाल पाएंगे, तभी आप इस तरीके से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट हासिल कर पाएंगे। अब इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के साथ एक कैलकुलेशन शीट भी लगाया गया है, ये देखिए। अब इस कैलकुलेशन शीट में क्लियरली सारे सर्कुलर्स का यहाँ पर मेंशन है। 568 सर्कुलर के हिसाब से इन पेंशनर का क्या बेसिक होना चाहिए था, 555 सर्कुलर के हिसाब से क्या होना चाहिए था, 570 के हिसाब से क्या होना चाहिए था, 666 के हिसाब से क्या होना चाहिए था, आगे डिसेबिलिटी एलिमेंट का भी सर्कुलर 555, 570, 666 के हिसाब से क्या अमाउंट उनको मिलना चाहिए था, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ लिखा गया है। उसके आगे फिर उसी डिटेल्स के हिसाब से, उसी अमाउंट के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन बनाया गया है। अभी अभी अगस्त के महीने में जारी किया गया ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कैलकुलेशन शीट है दोस्तों। और इस कैलकुलेशन शीट के जारी हो जाने के बाद अब पेंशनर का कुछ बकाया उनको मिलने जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए, लास्ट पेज है कैलकुलेशन शीट का, साफ साफ लिखा हुआ है एरियर्स टू बी पेड 1,67,462 रुपए इनको अब आगे आने वाले समय में एरियर मिलेगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि इन पेंशनर को जानकारी थी कि कब से लेके कौन से पीरियड में उनको कितना पेंशन लागू है। उन्होंने ग्रीवेंस डाला तो पूरा हिसाब किताब करके सीपीपीसी द्वारा भी भेजना पड़ा।
जब पेंशनर को सही पीरियड के समय में कौन सा पेंशन होना चाहिए वो पता होता है, तो इस तरीके से पुराने एरियर का भी बकाया जारी करना पड़ता है बैंक को, क्योंकि सीपीपीसी के भुगतान के दौरान बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। बहुत सारे पेंशनर्स को उनका सही पीरियड में सही पेंशन का अमाउंट नहीं मिला है दोस्तों। तो ऐसे में तो बहुत सारे पेंशनर तो शायद अभी स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनका पैसा गवर्नमेंट के खाते में ही रह गया। लेकिन जितने पेंशनर आप लोग हैं, पेंशन ले रहे हैं, वो कम से कम अपना इन पीरियड्स का चेक करें, सही मिला गलत मिला चेक करें, सर्कुलर्स को मिलान करें। मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूं, समझा सकता हूं, ये रास्ता दिखा सकता हूं, आगे का कार्रवाई आपको ही करना है। ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से ग्रीवेंस डालते हैं, क्या लिख के डालना है, वो सारी चीजें मैं आपको समझा सकता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।